जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके कई परिचय हैं। बेसिक तौर पर हम उसे कह सकते हैं कि वो फिल्म, संगीत से, साहित्य से और लोक कला से, झारखंड की लोक कला से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं नंदलाल नायक, जो पद्मश्री मुकुंद नायक के बेटे भी हैं। लेकिन इनसे बड़ा परिचय इनका यह है कि यह नंदलाल नायक जो फिल्म बनाते हैं, इनकी फिल्म काफी शोहरत में होती है। लोक कला में इनका एक अपना अंदाज है। जब ये मांदर लेकर, ढोल लेकर के जब मंच पर उतरते हैं तो समा बांध देते हैं। इनकी टीम के कई परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखे होंगे। आज हमारे साथ रूबरू हैं कुछ खास मुद्दों पर बात करने के लिए। ये अलग बात है कि लोक कला से कलाकार हैं, कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इनसे ज्यादा कला की ही बातें करेंगे। बट समाज से हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, तो सामाजिक बातें भी होगी, चिंतन भी होगी, सामाजिक मुद्दों की। हमारे साथ है तो स्वागत करते हैं उनका। ट्राइब टीवी में आपका स्वागत है। सबकर से पहले हमारे बटले सबके जमा जमा जोहार है। स्पेशली ट्राइब टीवी कर परिवार कर जितने सदस्य हैं सबके हमारे बटले जोहार है। और कलाकार हो कर नाते जोहार भी अगर बोले है तो कहे ना हमारे कर संस्कृति में कि वी डोंट हैव ट्रेडिशन टू ऑब्जर्व, वी हैव ट्रेडिशन टू पार्टिसिपेट। देखने की संस्कृति नहीं है, पार्टिसिपेट करने की संस्कृति है। और जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है तो कट्टी सा होकर एक्सप्रेशन तो दिखे चाहिए। ही जो रे मन के। क्या बात है, सुरीली जोहार हो गई। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीच बीच में एक दो गाना आपकी सुनेंगे जो फिल्मों में होंगे या आपने मंच पे परफॉर्म किया होगा। 22 साल में पहली बार झारखंड से एक कलाकार को भारत सरकार के संगीत नाट्य अकादमी में जगह मिली है। उसके काउंसिल मेंबर आप बनाए गए हैं, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और बधाई। उसकी एक आध बैठक में आप शामिल हुए होंगे। क्या लगता है कि झारखंड में संगीत नाट्य अकादमी का गठन अब तक नहीं हो पाया? कुछ कोशिशें आप लोगों की तरफ से की जा रही होगी। मुझे नहीं पता कि मतलब कहाँ पे इसका इग्नोरेंस रहा है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत इसको मानी जा सकती है क्योंकि लोक शैली से पहली बार अगर हम रिप्रेजेंटेटिव बन के गए तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, जानने में। लेकिन 22 साल का गैप इज़ वेरी ह्यूज गैप। किसी भी राज्य में एकेडमिक काउंसिल का गठन होना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जिस ट्रेडिशन से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं है गीत और संगीत का। सामूहिकता का वहाँ रहने वाले एक दूसरे का एक्सप्रेशन है, तो स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। हमारी स्कूलिंग सिस्टम क्या है? हमारी स्कूलिंग सिस्टम जब हम साथ रहते हैं, जब एक साथ एक दूसरे हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटी अखरा ही है, राइट। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि रोजमर्रे की ज़िंदगी का नीड्स को पूरा करने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो जब पलायन कर रहे हैं तो हमारा ये सामूहिकता वाला जो एक्सप्रेशन का कल्चर है ये भी पलायन कर रहा है, राइट। तो इसको कहीं ना कहीं किसी एक जगह एजुकेशन के रूप में बांधना तो पड़ेगा, तब ये काउंसिल का रोल यहाँ पे दिखता है कि अगर एकेडमी जैसे काउंसिल का गठन होगा तो यहाँ की जितनी जो शैलियाँ हैं वो पाठ्यक्रम के जैसे रोज़ाना मतलब करिकुलम में ऐड होगा। उसके लिए एक पॉलिसी आएगी, जिस पॉलिसी के तहत स्कूल्स में मतलब पढ़ाए जाएंगे। स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ से स्टूडेंट्स बनकर निकलेंगे। वो ना केवल अपने ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में जानेंगे, वो उनको पढ़ाएंगे भी, दूसरों को सिखाएंगे भी। तो इसलिए इसका गठन होना बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ मनोरंजन का पार्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि ये एक एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। एंटरटेनमेंट से ये एजुकेशन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कैसे मतलब अपने युवा जनरेशन को ब्लेम कर सकते हैं कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दे आर फॉरगेटिंग आवर कल्चर? यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज ये तो उनकी भी गलती नहीं है कि कब और कैसे वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, कब वो कैसे डिस्कनेक्ट हो गए, जिसका मालिकाना अधिकार उनके पास में है। अब उनको ब्लेम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कभी, ना हमारे पूर्वजों ने ना हमने, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम अपने कबीले या अपने गांव या अपने कस्बा को छोड़ के कहीं जाएंगे। हम तो हमेशा सोचते थे कि हम लोग साथ में रहेंगे, दुनिया उसी में रहेगी। लेकिन
आज जब 2022 में बात करते हैं तो ये गैप देखने को मिलता है, क्योंकि हम रोज दिन पलायन कर रहे हैं। पलायन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीड्स हमारी बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, तो उसको हमारे पूरा लोग भी करने के इंजीनियर, लिए डॉक्टर हमें बन रहे हैं। अब वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो जाहिर है कि उनकी अपनी भाषा कहीं ना कहीं छूट सकती है, इसकी संभावना रहेगी। तो हम निकल रहे हैं बाहर। हम्म। लेकिन क्या होता है ना, ये बहुत मतलब किसी ने कहा है कि विदाउट नॉलेज अबाउट योर पास्ट, आप ऐसा पेड़ हो जिसकी जड़ नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे बच्चे जो आने वाले कल, उनके लिए डार्क होल मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि वो अपने पास्ट को नहीं देख पा रहे या क्योंकि लेकर जो नहीं चल पा रहे हैं। लेकर नहीं चल पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बात हो सकती है। अभी हो सकता है कि ये हमारा मतलब 1-2 सीटिंग और चाहिए इस बड़े मुद्दे में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि कलाकार हैं तो कलाकारी में अभी हम लोग बात करना चाहेंगे। और है बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। समय आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। आप तो अपने देश विदेश में परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि कई दूसरे जनजाति या लोक कला से भी आपका सामना हुआ होगा। क्या लगता है कि झारखंड की लोक कला संस्कृति, वैसे तो कोई लोक कला या संस्कृति बुरी नहीं होती, लेकिन झारखंड की लोक कला और संस्कृति को आप वहाँ कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं? वैसे तो आप झारखंड बेहतर कहेंगे, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप जज करें तो। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रूली अपनी एग्जिस्टेंस को प्यार करता है। हाँ, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी संस्कृति को हम किसी और की परंपरा को डेमोलाइज करके हम खुद की परंपरा को सुपीरियर नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक आचार विचार व्यवहार संस्कृति की बात है, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर अनाज का अकाल आएगा हमारे राज्य में तो हम क्या करेंगे? हम किसी दूसरे राज्य से अनाज ला सकते हैं, राइट? दूसरे देश से ला सकते हैं, देश दुनिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन माय माटी भाषा और संस्कृति के अगर अकाल आ जाए आपकी, तो आप कहीं से उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और सबसे पहले तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि पूरा दुनिया का संस्कृति बहुत मीठा है, हमारा संस्कृति भी उतना ही मीठा है। यस, 90s में मैं देश छोड़ कर गया, 18 साल अमेरिका में रहा, 100 कंट्रीज़ के म्यूजिशियन 100 कंट्रीज जाने का मौका मिला। लेकिन जब भी हम ढोल बजाए, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं झारखंड के अखाड़ा से बाहर हूँ, क्योंकि पूरा यूनिवर्सली नगाड़ा का जो बीट है एक ही है। तब मुझे सच में समझ में आया सिमिलरिटी। अगर हम देखें, चलिए हम किसी को नीचा या खराब ना कहें, सिमिलरिटीज क्या किस लोक कला से झारखंड की लोक कला? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब तभी ये बोला कि किसी दूसरे की परंपरा को मैं मतलब ये करके खुद को श्रेष्ठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी रूट्स है। तो मैं अपनी रूट्स को इतना प्यार करता हूँ कि मतलब एक बार जब आप किसी चीज को प्यार करते हो तो उसको और ज्यादा प्यार करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आप उसकी अच्छाइयां ही तलाशते हैं, उनकी उनमें बुराइयां को भूलते जाते हैं। जापान में जब हमने वदाइको ड्रमर्स से, बड़े बड़े उनके ड्रम्स होते हैं, जब जापानीज म्यूजिशियंस के साथ में पहली बार बजाया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मुंडारी नगाड़ा नहीं है। अच्छा, राइट। अफ्रीकन कंट्री में जब सेनेगाल में, जब माली में, जब जैज म्यूजिशियंस के साथ में जब हमने प्ले किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं गुमला का अखाड़ा में ढोल नहीं बजा रहा हूँ। तो सिमिलैरिटी मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पूरी दुनिया की जो रिदमिक मतलब सेंस है, कहते हैं, सुना है, कहाँ तक इसकी सच्चाई है ये नहीं पता, कि म्यूजिक कम फ्रॉम द ट्राइबल्स रूट्स, लोक शैली से, मतलब ट्रेडिशनल म्यूजिक से ही पूरे दुनिया का म्यूजिक पैदा हुआ। तो वो सच्चाई में दिखता है पूरे दुनिया में। अगर आप जाओगे तो दिखेगा कि पूरी दुनिया में एक ही बीट है, एक ही रिदम है। बिल्कुल। लेकिन बहुत बहुत 99.9% हम लोग सिमिलर हैं अफ्रीकन म्यूजिशियंस के साथ। हाँ, ये मैं
कह सकता शकल सूरत और रंग से भी सिमिलर है, वो ये अलग है। बात। लेकिन म्यूजिकली भी हम लोग, अगर वो एखरिया डमकच बजाएंगे हाँ। और हम एखरिया डमकच बजाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उनका कलर्स अगर ना देखो, उनकी लैंग्वेजेस को अगर किनार कर दो तो लगेगा ही नहीं कि दोनों एक ट्राइब से नहीं है। उनके डांस के फॉर्म्स, ऑफ कोर्स, मतलब फोक डांस तो सामूहिक डांस होता है। मतलब जहाँ भी आप पूरे दुनिया के ट्राइबल्स को अगर आप देखो तो इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस की कोई ट्रेडिशन नहीं है पूरी दुनिया में। जी। मैं 100 से ज़्यादा कंट्रीज में गया हूँ, देखा भी हूँ, कहीं पे नहीं देखा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्राइबल म्यूजिक में हमेशा मास होती है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि ये लोगों का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल, और ट्राइबल समूह में रहना ही पसंद करते हैं। Yes. इनकी सामाजिकता ही ये सबसे बड़ा गुण है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कई ऐसे बातें हैं जो इनसे सुनेंगे और जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ आज हैं लोक कलाकार, फिल्मों के निर्देशक, युवा सोच रखने वाले नंदलाल नायक। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं फिर से। 80 के दशक में जब आप ढोल टांग कर निकलते थे तो लोग आपको देखकर हंसते थे, आप जोकर की तरह नजर आते थे। आज वही ढोल हवा में घूम रहा है, यानी हवाई जहाज में घूम रहा है। ये मेरी ज़िंदगी के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं संवार कर रखा हुआ हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नंदलाल नायक। मतलब मेरे जैसा नंदलाल नायक हजारों की संख्या में है गांव में। लेकिन जो एक्सपीरियंस से होकर मैं गुजरा, शायद वो भी उस एक्सपीरियंस से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन खुद में बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन बी अनदर नंदलाल नायक। 80s के दशक में जब मैं ढोल टांग कर, बिलीव मी, अपने रोड से दूसरे अखाड़ा में जब जाया करता था प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे से बड़ा उस रोड में जोकर कोई नहीं होता था, ऐसा मुझे महसूस होता था। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अकेला एलियन, दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई ऐसा प्राणी जो कुछ ऐसा डिवाइस को लेकर जा रहा हूँ जो सबके लिए आश्चर्य करने वाला, मतलब जोक है, ऐसा लगता था। तो लिटरली यू कैन कॉल, गांव वाले लोग भी कहते होंगे कि कहाँ ढोल टांग के जा रहा है। मतलब शब्दों को अगर रिकॉल करूं तो बाप कर बेटा, तो जब बाप नाचल तो बेटो तो नाचबे करेगी। हाँ, ठीक है नहीं, तो ईशन ईशन शब्द भी आवत रहे कान में। हाँ। तो कहकर मतलब ये है कि मोर से बड़का बंदर, मतलब मंकी, लिटरली उस रोड में कोई नहीं होता था। हाँ। लेकिन आज जब 2022 की बात करें तो जर्नी हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट। 90s में मैं स्कॉलर बनकर अमेरिका गया, 18 साल रहा, पूरे दुनिया के लोगों से ढोल बजाया, दुनिया के साथ में ढोल बजाया। आज जब 2022 में जब लोग सूटकेस में भर के लाते हैं, मतलब उसको बोलूँगा नहीं ज़्यादा, सूटकेस में जब लोग भर के लाते हैं और बोलते हैं कि दादा तोर प्रोग्राम करवाई है से कानियर, तब समझ में आता है कि आई वॉज द बंदर इन 80s एंड टुडे सिविलाइज्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड की लोक कला और संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप लोगों ने पहचान दिलाई, कह सकते हैं। पहचान दिलाई नहीं, मतलब हम लोग प्रिविलेज थे, अपॉर्चुनिटीज़ मिली और दुनिया के साथ में इंटरेक्ट हुए और लोग इसको धीरे धीरे जानना शुरू किए। और तब तो हमारे पास ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थे, तो हम लोग ऐसे जानते नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं थी। तो यस, हम लोग बहुत प्रिविलेज थे, पूरे देश दुनिया में गए और लोगों का प्यार मिला। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे झारखंड की परफॉर्मिंग शैली को तो पूरी दुनिया में बहुत ही यूनिक नज़र आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात, ये सवाल मेरे मन में है, पता नहीं कितना सही है। क्या लगता है कि झारखंड की लोक कला संस्कृति को दूसरे लोक कला संस्कृति या म्यूजिक के साथ फ्यूजन किया जा सकता है या नहीं, और ये करना सही होगा या नहीं? आपका क्या राय है? देखिए, संस्कृति कोई बर्फ का सिल्ली नहीं है कि पिघल जाएगा। इस बात को हर किसी को जानना चाहिए
केवल हम झारखंडी हैं, आदिवासी संस्कृति से बिलोंग करते हैं बोलकर फ्यूजन हमारे लिए थ्रेटनिंग है। आदान प्रदान कभी थ्रेटनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि संस्कृति बहते जल की तरह है, बहने दो। जिस दिन उसको तालाब बनाओगे गंदा हो जाएगा, उस पानी में वायरस आ जाएगी, क्योंकि हजारों लोग उस पानी से इंटरेक्ट करेंगे तो हर लोगों को अपना अपना वायरस का कंट्रीब्यूशन और तालाब के अंदर में चला जाएगा। तो संस्कृति को बहने देना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए, राइट। तो कोलैबोरेशन कभी अनहेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो मतलब पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। अगर किसी को हम प्यार करेंगे तो नफरत कैसे आ सकता है वहाँ पे। तो जब फ्यूजन की बात होती है तो वो एक तरह से प्यार है, तो ये कभी थ्रेटनिंग नहीं हो सकती, कभी थ्रेटनिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन मैं बार बार इस चीज़ों को बोलता हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं ना ब्लेम करते हुए भी मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि भाई पास्ट की जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, कम से कम उसको भी बांध के चलो तो कोलैबोरेशन करने का कलर्स ही कुछ और होगा, फ्यूजन करने का कलर्स ही कुछ और होगा। मतलब इंजन और चेचिस रहने दो। हाँ, मतलब ऐसा हम दोनों भाई को ऐसा शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब युवा पीढ़ी, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि पहले हम लोग सुनते थे कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड युवाओं का राज्य है। ये युवा कुछ भी कर सकते हैं और हर फील्ड में सक्सेस कर रहे हैं। आप गिनो, अंगुली में गिनो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे अचीवमेंट्स के मामले में यूथ मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अचीवमेंट लेकर आ रहे हैं, राइट। लेकिन जहां हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज के दिन में भी थोड़ा, आज के समय में भी 2022 में भी, मैं अभी 80s और 2022 का जर्नी बताया, अपना जर्नी बताया, मैं जो देख रहा हूं उसमें 2022 में भी युवा आज भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस को लाउडली मतलब प्रेजेंट करने के लिए। मैं चाहता हूं, मैं भी रॉक म्यूजिक पसंद करता हूं, हैवी मेटल पसंद करता हूं, रेड मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेड चिली पेपर, मतलब मैं सबको पसंद करता हूं, मैं रैप पसंद करता हूं डेफिनेटली, क्योंकि संगीत जो आपको सुकून दे वो संगीत को कोई भी पसंद करता है। आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, बट रूट्स जरूर करो, लेकिन रूट्स की आइडेंटिटी को खत्म करके आप अगर हमें नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पुल टूट जाएगा। अच्छा, आपके दौर के युवा, यानी हमारे दौर के युवा और आज के दौर के युवा, क्या कला से प्रेम उतना ही करते हैं या कला से प्रेम उनका कमतर हो गया है? नहीं, युवा तो हम लोग अभी भी है। क्या है, ये बहुत थिन लाइन है बीच में, कि मेरे और आपके टाइम में हम पार्टिसिपेट करते थे, आज के युवा स्मार्ट डिवाइस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरे चीज़ों को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। ठीक है ना? तो एडप्शन कैन बी हेल्दी, मतलब आप चीज़ों को एडप्ट करो, लेकिन जब आपकी पूरी एग्जिस्टेंस ही चेंज हो जाए उस एडप्शन से, तो खुद में सवाल आना चाहिए अंदर से कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के युवा इतने एग्रेसिव क्यों हैं। वही संगीत का फॉर्म बदल गया है। पहले स्लो म्यूजिक होता था, रोमांटिक म्यूजिक होता था, आप उसे बैठ कर सुन सकते हैं। आज के गाने आप बैठ कर नहीं सुन सकते, जैसा लग रहा है कि आपको आप उछलते कूदते वो गाने सुनना चाहेंगे। हम तो, हमारा अखाड़ा में तो हमेशा उछलते कूदते वाला ही संगीत बजा, क्योंकि हमारे तब भी लोग इतने शांत होते थे। आज के लोग, आज के युवा इतने एग्रेसिव क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि परंपरा हवा के जैसा है। अगर सांस लेने में आपको तकलीफ नहीं हो रही है तब तक परंपरा जिंदा है और बहुत हेल्दी है, लेकिन आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है तो समझ जाइए दम घुट रहा है तो समझिए हवा अंदर वो परंपरा खत्म हो रही है। ठीक है ना? तो अग्रेसिवनेस इसलिए आ रही है क्योंकि हम खुद को सुपीरियर बनाना चाहते हैं सामूहिकता को छोड़कर। तो क्या हम दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करके सुपीरियर बन सकते हैं या अपने कल्चर को ही? आप पहले अपने कल्चर को देखो तो सही, इतना रंग है कि आप
खुद भी मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे कि दीज ऑल कलर्स कम्स फ्रॉम आवर सोसाइटी या आवर ट्रेडिशन या आवर रूट्स। तो हम तो खुद का रंग को अभी तक मतलब डेप्थ में जाकर देखे ही नहीं, तो दूसरे के रंग से हम प्रभावित कैसे हो रहे हैं, ये तो सवाल है, बड़ा सवाल। यूथ की चर्चा की तो आपने यूथ पर एक फिल्म बनाई थी धुमकुड़िया। धुमकुड़िया जो हमारी आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई है, फिल्म बहुत मशहूर हुई, कांस तक पहुंची। उस फिल्म को बनाने के पीछे भी आप एक युवा सोच को ही, एक युवा जागरूकता को ही ध्यान में रखकर बनाए होंगे। वो फिल्म मुझे मेरी इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर अपने लैंड में वापस आने के लिए मजबूर किया। मैं 18 साल से इस्टेब्लिश्ड था, फुल सक्सेसफुल कैरियर में था, फिल्मों की म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक करता था, अमेरिका में था, सेटल था, दुनिया भर घूम रहे थे। हाँ, दुनिया घूम रहा था, मतलब इंटरनेशनल टूर्स हो रहे थे, परफॉर्मेंसेस कर रहा था। लेकिन जब मैं अपने क्योंकि पूरे दुनिया के स्टेज में जब जाता था, अपने म्यूजिक के बारे में बात करता था, तो लोगों का कौतूहल होता था जानने के लिए, लेकिन ऐसा कोई लिटरेचर नहीं था, ऐसा कोई रेफरेंसेस नहीं थी जिस रेफरेंसेस को मैं उनको दे सकता था। आज तो बहुत स्मार्ट टाइम में हम आ गए, बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं 90s के लास्ट में बात कर रहा हूँ, 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तब तक हम इतने मतलब लिटरली टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नहीं थे और इतना एक्सेस भी नहीं था। और उस समय जब मैं अपने मतलब रिदमिक पैटर्न को रिसर्च करने के लिए वापस फोर्सफुली खुद को लेकर आया और गांव-गांव घूमकर जब मैं लिखना शुरू किया, अपने म्यूजिक को कैप्चर्स करना शुरू किया, तब गलती से मुझे एक बच्ची से मतलब इंटरेक्शन हो गया। ठीक है ना, किसी भी गांव में जाता था तो तब क्या थी कि गांव के लोगों को मैं साल में 2-4 बार वर्ल्ड टूर कराता था। ढाक ढोल नगाड़ा म्यूजिक बजाने वाले सारे म्यूजिशियंस को मैं लेकर जाता था, पूरे दुनिया का सैर कराता था, दूसरे दुनिया के फेस्टिवल्स में मतलब उनको पार्टिसिपेट कराता था और खुद भी उनके साथ में परफॉर्म करता था। तो एक अलग कहानी उधर डेवलप हो चुकी थी गांव खेड़ा सब में कि ऊ बटे तो पताल लोग है हुने आदमी गोर इसलिए होन कि इधर धूप निकलल तो बटे धूप मतलब हाँ सूरज डूब जाए हिंदर सूरज डूबल तो ये बटे सूरज निकले, मतलब इस तरह के मिथ और इस तरह के मतलब कुछ स्टोरीज फैले हुए थे गांव में। सभी लोग मिलना चाहते थे, सभी लोग जानना चाहते थे। एक गांव ऐसा गांव था जिस गांव में मेरे ही मतलब नेबरिंग गांव में, उस गांव में एक बच्ची से मैं मिला और वो बच्ची मेरी पूरी जिंदगी की कहानी को चेंज कर दी। फिर मैं खुद से सवाल किया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, एंड दैट स्टोरी फोर्स्ड मी टू लीव द स्टेट, मतलब अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और कब और कैसे अमेरिका को मैं छोड़ दिया मुझे भी पता नहीं चला। 18 साल का एस्टैब्लिशमेंट के साथ में घर बीवी बच्चे घर खानदान सब होने के बाद में छूटता चला गया और छूट कर सेपरेट हो गया हर चीज़ और अपने लैंड में अगेन फिर से फोकस हो गया। क्या था, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये बड़ी लंबी बात होने वाली है मुझे लगता है कि धुमकुड़िया की कहानी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस धुमकुड़िया लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं महानायक यानी नंदलाल नायक, जो फिल्म बनाते हैं, निर्देशक भी हैं, संगीत भी बनाते हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं, संगीत नाट्य अकादमी से जुड़े हुए हैं। वो शख्सियत, हम धुमकुड़िया के बारे में बात कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो वो बच्ची ये थी कि हमारे यहाँ मतलब गरीबी का कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब हमारे लोग गरीब कैसे हो सकते हैं। हम तो आज वर्तमान को सोचते हैं और वर्तमान में जो सोचते हैं वो करते हैं। तो मेरे लिए गरीबी मतलब गरीबी में कभी फील महसूस वैसा नहीं करता हूँ कि हम लोग अकाल से ग्रसित है कि आज रात के मुर्गा खाए के तो मुर्गा खाप कायल का खाप से क्या हमरे नहीं जाने। तो अगर आज मैं चिकन खाना चाहता हूँ तो खाएंगे, कल क्या खाएंगे उसको हम सोचते ही नहीं है। तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज के बावजूद ऐसी कौन सी मतलब नीड्स थी जिसको पूरा करने के लिए ये बच्चे लोग चले जाते हैं बाहर दूसरों के यहाँ काम करने के लिए। उसी में से ये विक्टिम थी जो पहले दिन ही दिल्ली जब गई थी तो उनके साथ में फिजिकली अब्यूज हुआ। वो तो 12-13 साल की थी, उसको पता भी नहीं था कि ये क्या होता है।
उसको लगा कि हमारे दीदी लोग जो लोग भी आते हैं गांव खेड़ा से शहर में मेट्रो सिटीज़ में, तो शायद वो लोग भी यही करते हैं। रोज दिन उसके साथ होना शुरू हो गया। कब वो प्रेग्नेंट हो गई उसको पता भी नहीं चला, और जब प्रेग्नेंट हुई तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करने लगा, क्योंकि कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ों को, क्योंकि सब उसी को ब्लेम करने लगे कि कहीं से कुछ करके आई होगी या किसी और का। हाँ, यही बदचलन हो गई है, बदचलन है। हाँ। लेकिन वो घर वाला लोग कंप्लीटली उसको फिजिकली टॉर्चर करने लगे। अभी तक तो फिजिकली मतलब उसको अब्यूज कर रहे थे, सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे, फिजिकली अब्यूज भी करने लगे, थ्रेटनिंग भी देने लगे, मारपीट भी करने लगे। वो प्रेग्नेंट बच्ची 12-14 साल की बच्ची ने खुद को कैसे बाथरूम में बच्चा पैदा की होगी नहीं पता, की बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसमें। उसने शी डिलीवर द बेबी and she put that baby in the suitcase and come to homeland। और कितने वर्ष से सूटकेसेस रोज दिन आते हैं, हमारा सोसाइटी उसको नेकेड आंख से नहीं देखता है कि उस सूटकेसेस में क्या है। ठीक है, तो ये मुझे, जो मैं दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म में हाईली सक्सेसफुल था, वहीं पे क्लैप्स कर गया और वहीं पे एक अचानक सा स्ट्रोक आया। लगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या मेरी यही सक्सेस है? ये आपकी फिल्म की कहानी है, लेकिन हमारे झारखंड के तकरीबन हर गांव की एक बच्ची की कहानी हो सकती है। तब मैं रुक नहीं पाया, वापस अमेरिका गया और दोबारा मैं आया। मैं चाहता था कि मैं उस लड़की को गोद लूँगा, प्रोसेस करने के लिए मैं आया। यहीं से कहानी मेरी ज़िंदगी की चेंज हो जाती है। जब मैं फिर से वापस आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो बच्ची फिर से ट्रैफिक्ड हो गई, फिर से ट्रैफिक्ड हो गई और 16 पीसेस में काट दी गई कहीं और। दैट फिल्म बेस्ड ऑन दैट। लेकिन धुमकुड़िया, ये आपकी फिल्म की कहानी आज कई जगह हकीकत साबित हो रही है। फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया, क्या ये इंडिविजुअल स्टोरी है या हर एक गांव, हर एक कस्बा की, मतलब हमारे नेबरिंग के जितने विलेजेस से मैं जानने के लिए घुसना शुरू किया। क्योंकि पैसे से भी सक्सेस था, नाम शोहरत से भी सक्सेस था, अमेरिका में था, उसकी कॉन्फिडेंट अलग लेवल की थी। राइट, गांव-गांव गया, 2400 डिस्ट्रिक्ट्स में गए। बिलीव मी, लास्ट 10 years में 30,000 गर्ल्स हैज बीन ट्रैफिक्ड इन द नेम ऑफ डोमेस्टिक हेल्प। इतनी बड़ी समस्या है इस राज्य में, नोबडी गिव अ डैम अबाउट दिस। कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर किसी को। आप फिल्म से हटकर क्या ट्रैफिकिंग पर कोई काम करने की प्लानिंग रखते हैं? मैं बहुत एक्टिव हूं। मैं उसी के लिए अमेरिका जैसे एस्टैब्लिश्ड कैरियर को छोड़ा। नॉट ओनली ट्रैफिक, ये ट्रैफिक केवल मतलब बॉडी ट्रैफिक नहीं हो रही है, मेरी संस्कृति ट्रैफिक हो रही है, मेरा फ्यूचर ट्रैफिक हो रहा है। यार, वंस अपॉन अ टाइम, थिंक अबाउट इट। ये बच्चियां, जो बच्चियां मतलब हिंदुस्तान के हॉकी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देती थी, आज घर में बर्तन धो रही हैं, तो वहां आप कहां से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ढूंढोगे? जिस समय वो हिंदुस्तान की चैंपियन बनने की प्रोसेस में होती थी, उसी समय में वो ट्रैफिक कर दिए जा रहे हैं। मैं केवल ऐसे इंडिविजुअल थॉट्स को केवल बता रहा हूं कि क्या काम डैमेज हो रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा एग्जिस्टेंस सब ट्रैफिक हो रहा है। आपको जरूरत है, आपको घर में मतलब काम करने वाले की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत मेरी एग्जिस्टेंस को खत्म कर रही है। ये फोर्स किया मुझे अमेरिका छोड़ने के लिए। कोई झारखंड में कोई चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ। एक तरफ झारखंड की यहाँ की आदिवासियत को ग्लोरीफाई किया जाता है, पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है, तो दूसरी तरफ इसकी स्याह पक्ष की तरफ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। यानी यहाँ के विस्थापन, यहाँ के पलायन, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के बिखरते सपने, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि हम इस पर फोकस होकर के वर्क करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल या फिर कोई सोसाइटी और संस्था। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं वही बोलने का सबको कोशिश करता हूँ कि यार, हम लड़ाई किस लिए लड़े थे?
हम इसलिए नहीं लड़ाई किए थे कि हम विस्थापित हो जाए, हम इसलिए लड़ाई नहीं किए थे कि हमारी परंपरा ही मतलब चैलेंजेस सिचुएशन में आ जाए। अब तो ये युवाओं का है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग कि गवर्नमेंट इज डूइंग और नॉट डूइंग, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, व्हाई वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू आवर सोसाइटी। क्या मैं इस कंट्रीब्यूशन को हेल्दी मानूं कि मैं दूसरी चीजों को एडॉप्ट करके उससे अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं हेल्दी मानूं? या मैं गवर्नमेंट को मतलब ब्लेम करूं, हमारी एग्जिस्टेंस जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस सिस्टम को ब्लेम करूं कि दे आर नॉट डूइंग? यार रेडीमेड लाइफ से दूसरे के इंतजार में क्यों बैठे हैं? रेडीमेड लाइफ से बाहर निकलो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम शादी ब्याह करने के लिए भी बोलोगे कि अखन तक सरकार मोर शादी नहीं करवाए दे, जनी खोज के नहीं लाइन दे। अरे जनी खोज के लाइन भी दे तले फिर 1 घंटा बाद बोलबे कि छुआ नहीं कर देते सरकार। दिस इज द रियलिटी फॉर यूथ्स कि कब तक आप ब्लेम करोगे अपने सरकार को या अपने मतलब दूसरे लोगों को? मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप एक एक मतलब पिक्सल्स में आज का डिजिटल पिक्चर्स को देखते हो, अगर उसी तरह एक एक पिक्सल्स आप डोनेट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी स्टेट के नाम पे या अपनी कल्चर के नाम पे, वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। एक खासियत मैंने आपकी देखी है, बातचीत थोड़ी भारी हो गई, मैं इसे हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक खासियत मैंने आपकी देखी है कि नागपुरी म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्रीज जिस स्ट्रीम की तरफ जा रही है, आप उस स्ट्रीम को फॉलो नहीं करते, वो बल्कि एक म्यूजिक की या फिल्म की आपकी एक अलग धारा है। आप सत्यजीत रे की तरह फिल्म बनाना चाहते हैं, डेविड धवन की तरह मूवी पर आपका भरोसा नहीं है। ब्रेड एंड बटर किसको नहीं चाहिए? हाँ चाहिए सबको, सत्यजीत रे भी को भी तो ब्रेड एंड बटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनीथिंग, ठीक है ना? अगर मेरी बेसिक नीड्स अगर पूरा नहीं हो तो हम किसी भी चीज़ को छोड़कर दूसरे चीज़ों को एडप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे युवा के साथ में मेरा कोई मतभेद नहीं है, वो जिस शैली में काम कर रहे हैं उस शैली से मेरा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मेरी जो शैली है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो खूबसूरती है, हमारी जो ब्यूटी है, पूरा दुनिया उसको अभी तक देखा नहीं। मैं बहुत प्रिविलेज रहा हूँ कि मुझे पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिला है, इसलिए मैं अपनी जड़ के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा मजबूती से खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अभी तक मेरी एग्जिस्टेंस को देखी नहीं है। तो मेरी एग्जिस्टेंस को तो पहले मैं दिखा लूं दुनिया को, उसके बाद मैं किसी और दूसरे शैली का ये करूं। नागपुरी के हर गाने में आपको 2-3 चीजें जरूर कॉमन मिल जाएगी। एक सहिया मिल जाएगा, सलेम मिल जाएगा, हाँ, इससे बाहर ही नहीं निकल पाई है नागपुरी म्यूजिक और संगीत। आप हमेशा बोलते हो कि सेन की सुसन काजी की दौड़ रहा है, जहाँ चलना है नृत्य और बोलना ही संगीत है। एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे था ये, राइट? कि मैं ये एक दिन गांव में बैठा हुआ था अपने बड़ा बाबा के घर में, और एक बंदा साइकिल से पैडल मारकर चलाते हुए जा रहा था, आकर रुका, और वो बड़ा बाबा के साथ में कैसे बोल रहा है वो सुना रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये ना ये ना ये ना ये ना, याद करने का कोशिश कर रहा हूँ। ही देहनी तमखूना मायकिना सचना करटे हिरगेल। इसका मतलब समझे नहीं? कि वो बड़े बाबा को बोल रहे हैं, वो साइकिल बंदा चलाते चलाते आ रहा था, मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पे, बड़ा बाबा कुर्सी पे बैठे हुए थे आराम से। अब वो बंदा आकर रुकता है और बड़ा बाबा को बोलते हैं वो कि ये ना ये ना ये ना ये ना ही देहनीता मखूना मायकिना सचिन करटे हिरगेल। तंबाकू कि भाई सुनना भाई, प्लीज मुझे तंबाकू दो। क्या बोला, कहाँ मेरा कराट गिर गया? मैंने अंदाजा लगाया। तो एक बोलना ही संगीत। तो सालेम और सहिया और गोया की जो बात कर रहे हो अब, ये इन सब, मैंने ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो, वो वर्ड्स नहीं हो उसमें, लेकिन हर बार वही वर्ड्स हो। वही तो मैं बोल रहा हूं कि जो बोलना संगीत है यहाँ, एक बार
360 में ब्रेन को ओपन करके देखो तो सही, सहिया सालेम और गोया से भी बाहर बहुत सारे शब्द हैं एकदम। हाँ, बोलना मैं ये चाह रहा था, इसलिए मैं ये शब्द को लाया। गाना मुझे आपका याद आता है बड़ा, मुझे वो बेहद पसंद है, नदिया किनारे। डोंगा तो हिलेला डोलेला, या नदिया किनारे कैसे कौन वाला गीत तो के याद है, ठीक है बता। मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक हम लोग याद कर लेंगे। चलिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ नंदलाल नायक है, लोक नायक हैं, लोक कलाकार हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस गाने को भूल गए थे वो याद आ गई है, जरा सुन ले। ये कभी मैं सोरेन भाई के साथ में गुनगुनाया करता था और गुनगुनाता भी हूँ कभी कभी जब भी मौका मिलता है। तो लाल माटी कोड़ी कोड़ी बंगला बनामू बंगला रे, ही बंगला मेरे संगी बंगला मेरे, ही पोसामू पियो महीना, ही मैं नचरया लखे मतो कांदो ना, मैं नचरया लखे मतो कांदो ना, नदिया किनारे मोरा सजनी का डेरा, बनल है बसेरा मोरा होले होले, ई होले होले डोंगा के चला बे मांझी, जामू मैं नदिया किनारे, मैं नचरया लखे मतो कांदो ना। क्या बात है। काफी दिनों बाद मैंने फिर से सुना है नंदलाल जी के मुंह से यह गाना। हालांकि जब भी मुलाकात होती है तो एक आध गाने में इनसे सुन ही लेता हूँ। झारखंड की जो आदिवासियों की संस्कृति की बीट है, संगीत की जो बीट है, इसका बॉलीवुड में कोई इस्तेमाल हुआ है? बॉलीवुड में डेफिनेटली इस्तेमाल हो रहा, प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे अम्मू मैंने लास्ट टाइम फिल्म बनाई थी, फिल्म की म्यूजिक दी थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ था, उसमें 80% में जितना भी प्रोग्रेसिव साउंड था वो बनाया, वो उस संगीत में इस्तेमाल किया। और वांकर वाई जो दुनिया के मॉडर्न सिनेमा के बहुत बड़े बेताज बादशाह माने जाते हैं दुनिया के, उनकी संगीत में जितने भी प्रोग्रेसिव साउंड है वो उसमें मैंने ढोल और नगाड़ा बनाया। दैट मूवी कॉल्ड इन द बैकग्राउंड साउंड में या बैकग्राउंड या में दैट मूवीज नेम इज इन द मूड फॉर लव। वांकर वाई के वन ऑफ द बेस्ट मतलब क्रिएशन माना जाता है दुनिया में उसको बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। जिस तरह हमारे सत्यजीत रे को हम लोग बहुत बड़ा मतलब आइडल मानते हैं, तो मॉडर्न सिनेमा में आज के टाइम में वांकर वाई को बहुत बड़ा मतलब आइडल माना जाता है। तो उनकी जो मूवी थी इन द मूड फॉर लव में मैंने झारखंड की परकसिव साउंड्स को पूरा बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स उसके म्यूजिक डायरेक्टर माइकल गुलासो, लेट माइकल गुलासो जो ग्रैमी अवार्ड विनर थे वो थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने संगीत में इनकॉर्पोरेट करने के लिए रखा था तो मैंने पूरी तरह से खुलकर 360 में इस्तेमाल किया नगाड़ा, ढोल और मांदल। क्या बात है। बहुत बहुत इसके लिए आपको कि इसकी शोहरत को फिल्मों के जरिए भी फैला रहे हैं। मंच पर तो आप परफॉर्म करते ही है, एक मूवी आप बना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 80-90% शायद शूट हो चुकी होगी, दंतेवाड़ा। वो दंतेवाड़ा की कहानी थोड़ी सी उस पर हम तहकीकात दंतेवाड़ा बोलने से ही मतलब कुछ इमेजेस आपके जहन में आ जाती है। मतलब डेफिनेटली फोर्स की तस्वीर आती है, ग्रामीणों की पलायन की मतलब तस्वीरें आ जाती है, नक्सलवाद की मतलब अग्रेसिव रूप दिखने लगती है, वायलेंट नज़र आता है। डेफिनेटली इन सब्जी चीज़ों को कैप्चर करता है वो सब्जेक्ट कर रही है। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सवाल ये है क्योंकि मैं जिस डीएनए से बिलोंग करता हूँ, जिस डीएनए से मैं आता हूँ, हम
प्रकृति के साधक अग्रेसिव कभी नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमारे लोग इतने अग्रेसिव क्यों हैं, ये नहीं समझ में आता है। बंदूक उठा ले रहे हैं, मतलब कौन brutal- है ये लोग, कौन है ये लोग? जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो? हम जबकि उसी सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों को वो तस्वीर नहीं पता होता है, जब तक एक सो कॉल्ड सिस्टम उस तस्वीर को लाकर आपके तक नहीं पहुंचाता है कि ये वो है, तब तक हम नहीं जानते। क्या ये सलवा जुडुम से जुड़ी हुई कहानी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि दांतेवाड़ा की कहानी बोल रहे हैं तो सलवा जुडुम भी है। महेंद्र कर्मा जी का जो मतलब रोल रहा है सलवा जुडुम को क्रिएट करने में, थोड़ा सा छूता हुआ वो निकलेगा, लेकिन ये एक तरह की बायोग्राफी है। घटना घटी थी 2005 में, उस घटना मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से घर कर गया था, तो उसी का रिसर्च का ये रिफ्लेक्शन है। 10 साल हम लोगों ने रिसर्च किया है, बहुत पूरी कहानी अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली इसका बहुत मोटा जो मतलब बिम जो है वो डेफिनेटली नक्सलवाद है। और मेरी सवाल यही होगी इस फिल्म के थ्रू, जैसे मैंने प्रीवियस फिल्म में बात किया था धुमकुड़िया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के समय का मॉडर्न स्लेवरी है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, जिसके बारे में मैं पहली फिल्म में बात किया। और ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये कि हम है कौन है ये नक्सल्स? क्या ये सिस्टम नक्सल है? क्या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नक्सल है, या हम लोग नक्सल से जिसकी तस्वीर छपी जाती है, फिर भी हम पलायन कर रहे हैं क्यों? बात तो हम जल जंगल जमीन की कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालों को बहुत मोटे नक्सलवाद को लेकर के आपकी क्या राय है कि क्या वाकई नक्सलवाद है भी, या नक्सली पैदा किए जाते हैं? कौन इंडिविजुअल नक्सल नहीं है? अगर आप अपनी राइट्स, अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी पहचान की बात करते हो तो आप नक्सल हो। डेफिनेटली नक्सलवाद की अगर ये परिभाषा है तो हम लोग सभी लोग नक्सल हैं। लेकिन सवाल ये है कि नक्सल्स हैं कौन? हम जिस एरा की बात कर रहे हैं, मैं वो नक्सलवाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो अग्रेसिव ग्रुप को देखा है 2000, 2004, 5, 6, 7, 8 झारखंड गठन और उसके बाद का जो अग्रेसिवनेस को देखा है, वो और जो नक्सलवाड़ी की जो मतलब तस्वीर थी, ये इसमें ह्यूज डिफरेंसेस। हाँ, बहुत सेंसिटिव मतलब ये है, ह्यूज डिफरेंसेस है। तो मैं इसको मतलब मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं खुद भी जानना चाह रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। अगर मैं अपनी राइट्स की बात करूंगा तो कहीं मैं तो नक्सल नहीं हूँ। आजकल एक नया शब्द का भी इन्वेंशन हो चुका है, अर्बन नक्सलिस्ट। हुआ है ना, हो भी रहा है उसकी और उसमें कई लोग जेल में भी है, और जेल में कई लोगों ने अपनी सांसें भी तोड़ दी। तो बहुत सेंसिटिव स्वामी एक बड़े उदाहरण अगर हाल के दिनों में देखें तो। तो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये भी, और कोशिश करूँगा कि जब भी मेरी क्रिएशन हो, स्पेशली मतलब फिल्मों के माध्यम से, मैं इस तरह की मुद्दों को डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ बनाकर दुनिया के सामने रखूँ। 2023 के लिए क्या प्लान है? 2023 और 23 से आगे की क्या प्लान है? 2023 में मैं दांतेवाड़ा लेकर आ रहा हूँ, और सेम टाइम मैं धुमकुड़िया भी रिलीज करूँगा, और नई सब्जेक्ट लार्जर देन लाइफ लेकर आ रहा हूँ, जो मैं सरप्राइज आपको दूँगा। चलिए, ये एक बड़ा मौका है आपके लिए भी और झारखंड के दर्शकों के लिए भी कि आपकी वो फिल्मों से और दंतेवाड़ा के ज़रिए उनसे आप रूबरू कराएंगे उस विषय से जिस विषय से झारखंड जूझता रहा है। झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी से ज़्यादा प्रभावित रहा है। मेरी शुभकामनाएं होंगी 2023 के लिए आपको, इस नए वर्ष के लिए, कि अपने नए प्रोजेक्ट के साथ आप नए सिरे से खुद को लोगों के बीच में नजर आए। मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। ट्राइबल टीवी परिवार कर सदस्य मन के भी हमारे बटले नवा साल कर हार्दिक शुभकामना रही, और नवा पीढ़ी ले एक चीज़ जरूर कहब कि माय माटी भाषा और संस्कृति से अगर हम जुड़ल रहब
तो दुनिया का कोई ऐसा मंच नहीं है जिस मंच में हम लोग विनर नहीं रहेंगे। बस यह शुभकामना कर सकेंगे, नवा साल सब कर ले, शुभ रहो, तोरले भी शुभ रहो, यह लखे चमकते रह, जय हो जय रहो। धन्यवाद। तो अगली एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।